देश का विकास ट्रेड यूनियन की वजह से रुक गया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हाल की एक जजमेंट में कहा है और उसी फैसले को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या सच में ट्रेड यूनियन ने मजदूरों की रक्षा की है या फिर चुपचाप नौकरियां खत्म कर दी हैं, प्लांट बंद करवा दिए हैं। और क्या ऐसा हो सकता है कि जो लेबर रिफॉर्म्स अच्छे इरादों से लाए गए थे वही फैक्ट्री बंद करने, एम्प्लॉयमेंट घटाने और मजदूरों को ज्यादा असुरक्षित बनाने का कारण बन गए हों। केस का नाम है पेन थोजी लालारगल संगम बनाम भारत संघ। केस का नाम ध्यान से पढ़िएगा, पेन थोजी लालारगल संगम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2026। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने एक बेहद सीधी और बेहद तीखी टिप्पणी की है कि ट्रेड यूनियनिज्म भारत में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को यानी के औद्योगिक विकास को रोकने के लिए लार्जली जिम्मेदार रहा है। यह सिर्फ एक रिमार्क नहीं है, यह कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लेबर लॉ और इकोनॉमिक पॉलिसी से जुड़े हुए गंभीर सवाल भी खड़े करता है। आइए समझते हैं कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा और इस पीआईएल को क्यों खारिज किया गया। जो ये केस कोर्ट के सामने आया था, इसको खारिज करते समय कोर्ट ने ये टिप्पणी, इतनी महत्वपूर्ण टिप्पणी क्यों की और देश की इकोनॉमी पर और वर्कर्स पर, ट्रेड यूनियंस पर इस फैसले का और इस टिप्पणी का क्या असर होने वाला है, उसको समझते हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। हमारी ऐप के माध्यम से आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप को इंस्टॉल करके हमारे कोर्सेज में एनरोल भी कर सकते हैं, दून लॉ मेंटर और जुडिशियल योगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं केस के बैकग्राउंड को। सबसे पहले हम केस की बैकग्राउंड को समझते हैं। अगर केस की बैकग्राउंड के लिए आपको एक बात ध्यान देनी है यहां पर कि ये जो मामला है ये एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल से शुरू हुआ, जो पेन थोजी लालारगल संगम और अन्य ट्रेड यूनियन द्वारा दायर की गई थी। ये जो पीआईएल है किसके द्वारा दायर की गई थी? पेन थोजी लालारगल संगम और दूसरी ट्रेड यूनियन के द्वारा इस पीआईएल को कोर्ट में दायर किया गया था। पेटिशनर्स की यहां पर जो मुख्य मांगे थी वो ये थी कि पहला, डोमेस्टिक वर्कर के लिए जो वेलफेयर मेजर्स हैं, कल्याणकारी कुछ नीतियां बनाई जाएं, और दूसरा उन्हें मिनिमम वेजेस नोटिफिकेशन के तहत लाना, और तीसरा पूरे देश में यूनिफॉर्म प्रोटेक्शन देना। किनका? डोमेस्टिक वर्कर्स का। ठीक है, ये समझिएगा। पेटिशनर्स का यहां पर मुख्य तर्क ये था कि कम वेतन देना बॉन्डेड लेबर और बेगार के बराबर है और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन है और अनुच्छेद 23 का भी उल्लंघन है। अनुच्छेद 21 बात करता है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी की और अनुच्छेद 23 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर की। और जो याचिका करता है इस मामले में, उन्होंने भरोसा किया बंधवा मुक्ति मोर्चा जैसे पुराने फैसलों पर और अजय मलिक बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2025 जैसे मामलों पर, जिसमें कोर्ट ने डोमेस्टिक वर्कर के लिए लॉ एक्सप्लोर करने की बात की थी। जो मतलब घरेलू कामकाजी वर्कर होते हैं, घर में काम करते हैं, उनके लिए लॉ एक्सप्लोर करने की बात कोर्ट ने कही है। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, यूनियन गवर्नमेंट का जवाब बिल्कुल साफ था इस पर कि लेबर लार्जली स्टेट सब्जेक्ट है। जो कामगार का सब्जेक्ट है वो राज्य के अंदर, राज्य सूची के अंदर वो सब्जेक्ट आता है और जिस पर केंद्र सरकार का कोई अधिकार नहीं है। मिनिमम वेजेस नोटिफाई करना स्टेट्स का काम है, सेंटर का काम नहीं है और ना ही कोर्ट का काम है। और इसी वजह से यह मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने इस केस के थ्रू आया, समझते हैं उसको। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की इस मामले के अंदर शुरुआती प्रतिक्रिया क्या थी, उसको समझते हैं। मामले की शुरुआत में ही सीजीआई सूर्यकांत ने गहरी चिंता जताई। उन्होंने एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल पूछा। सवाल यह पूछा कि अगर डोमेस्टिक वर्कर को मिनिमम वेजेस के तहत ला दिया गया तो क्या हर हाउस होल्ड लिटिगेशन में फंस जाएगा? हर घर में, घर के रिलेशन में, मतलब आपके यहां पर कोई काम करने आ रहा है, आपके यहां कोई घर का हेल्पर आ रहा है और उसमें अगर हम लेबर लॉ मिनिमम वेजेस घुसा देंगे तो मतलब
केस लॉ इतने बढ़ जाएंगे लेबर लॉ से रिलेटेड, हर घर के अंदर केस हो जाएंगे। सवाल समझ रहे हैं? क्या हर हाउस होल्ड लिटिगेशन में फंस जाएगा? और इस पर कोर्ट ने चेतावनी भी दी कि बिना ग्राउंड रियलिटी को देखे जुडिशियल मिनिमम वेजेस एनफोर्स करना अनइंटेंडेड कंसीक्वेंसेस पैदा कर सकता है, ऐसे इफेक्ट पैदा कर सकता है जिसको हम सोच भी नहीं सकते हैं। लेबर लॉ को डिमांड सप्लाई की इकोनॉमिक रियलिटी से अलग नहीं किया जा सकता है। और यहां पर सीजीआई ने स्पष्ट ऑब्जर्वेशन ये भी दी, उसको भी समझिएगा, कि मिनिमम वेजेस फिक्स करने से लोग डोमेस्टिक हेल्प रखना ही छोड़ सकते हैं। कि अगर मिनिमम वेज फिक्स कर दी तो लोग अपने घर में डोमेस्टिक हेल्प नहीं रखेंगे, जिससे हार्डशिप कम नहीं बढ़ जाएगी। मतलब जिसको पहले काम मिल रहा था अब उसको काम नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं? और यहीं से कोर्ट यूनियनिज्म पर बड़ी टिप्पणी की जमीन तैयार हुई, जो कोर्ट ने कहा। अब समझते हैं आगे ट्रेड यूनियन पर कोर्ट ने आखिर क्या कहा। समझिएगा, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज अक्रॉस द कंट्री हैव क्लोज्ड लार्जली बिकॉज ऑफ द ट्रेड यूनियन। कि जो इंडस्ट्रीज हैं, बेसिक इंडस्ट्रीज हैं, पुरानी हैं, वो भारत के अंदर ट्रेड यूनियन की वजह से ही बंद हुई है। समझिएगा, कड़ी टिप्पणी है बहुत, और यही ये केस हिस्टोरिक मोड़ लेता है। सीजीआई सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि देश की जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं ज्यादातर ट्रेड यूनियन की वजह से बंद हुई हैं। उन्होंने बताया कि एक्सेसिव यूनियन प्रेशर, प्रोडक्टिविटी रिफॉर्म्स का विरोध और बार बार लिटिगेशन और शटडाउन, कि बार बार केस या फिर फैक्ट्री पर ताला लगाना पड़ता है। कोर्ट ने यहां पर यह भी स्वीकार किया कि एक्सप्लॉयटेशन मौजूद है, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन को दूर करने का तरीका होना चाहिए। वो होना चाहिए स्किल डेवलपमेंट का, इंडिविजुअल राइट की अवेयरनेस का और स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, ना कि इंडस्ट्रीज को पैरालाइज करना या ऐसी कलेक्टिव बार्गेनिंग जो ग्राउंड रियलिटी को इग्नोर करती हो। अब आगे बढ़ने से पहले आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं, आज के समय में ट्रेड यूनियन जो है वो मजदूरों की रक्षा कर रही है या अपने लीडरशिप को ही वो बचा रही है, अपने लीडर्स की ही रक्षा कर रही है? कमेंट में लिखिएगा वर्कर्स या फिर यूनियन, और उसके पीछे का कारण भी बताइएगा। अब बात करते हैं असली एक्सप्लॉइटर कौन है। कोर्ट ने यहां पर बहुत एक अहम फर्क भी बताया। बेंच के अनुसार हाउस होल्ड असली एक्सप्लॉइटर नहीं है, कि मतलब जहां पर काम हो रहा है वो असली एक्सप्लॉइटर नहीं है, बल्कि जो असली एक्सप्लॉइटर है, शोषण करता है, वो तो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं, सर्विस इंडस्ट्रीज हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वही असली एक्सप्लॉइटर हैं। समझिएगा, सीजीआई सूर्यकांत ने एक चौंकाने वाला उदाहरण भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक एजेंसी को 40,000 रुपए प्रति वर्कर दिया था, लेकिन उस वर्कर को मिला सिर्फ 19,000 रुपए। इससे क्या साफ हुआ? 21,000 रुपए सर्विस इंडस्ट्री या सर्विस एजेंसी खा गई। इससे यह साफ हुआ कि इंटरमीडिएट एजेंसीज वेजेस को शिफॉन करती है। वर्कर्स और एम्प्लॉयर के बीच ट्रस्ट को खत्म होता है। और कोर्ट ने यहां पर चेतावनी भी दी कि ओवर रेगुलेशन से एम्प्लॉयमेंट एजेंसी ड्रिवन मॉडल में चला जाएगा, और इससे ह्यूमन कनेक्शन, ट्रस्ट और सेफ्टी भी नष्ट हो सकती है। अब बात करते हैं जुडिशियल पावर की सीमा के बारे में। इस जजमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल कोर क्या है, संवैधानिक लिमिट क्या है, उसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेचर को लॉ बनाने का आदेश नहीं दे सकती, ये बात ध्यान रखिएगा। इस जजमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक कोर यही है कि सुप्रीम कोर्ट की पार्लियामेंट को कानून बनाने का आदेश नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि लॉ मेकिंग एक पॉलिसी फंक्शन है। कोर्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट की जगह नहीं ले सकती। कोर्ट सिर्फ पार्लियामेंट को या सरकारों को एडवाइस दे सकती है, आदेश नहीं दे सकती कि आप ये कानून बनाइए, क्योंकि ये पॉलिसी डिसीजन है। चाहे कॉज कितना भी जेन्युइन हो, प्रॉब्लम कितनी भी रियल क्यों ना हो, ये पीआईएल जो है लेजिस्लेटिव मैंडेमस मांग रही है, कानून बनाने की बात मांग रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल है ही नहीं कोर्ट के द्वारा।
इसलिए जो ये पीआईएल है, कोर्ट ने इस पीआईएल को डिसमिस करते हुए ये बोला कि ये पीआईएल मेंटेनेबल नहीं थी, लेकिन ग्रीवेंस को हम इग्नोर भी नहीं कर रहे। कोर्ट ने यहां पर राज्यों को आग्रह किया है, स्टेट को आग्रह किया है कि वो इस मुद्दे पर सीरियसली विचार करें। अब आगे बढ़ने से पहले आप मुझे बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है और क्या आप सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से सहमत हैं या नहीं, ये भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। आपका कोई सवाल हो तो वो भी पूछिएगा। अब बात करते हैं इस पूरे फैसले की, इस पूरी टिप्पणी की एडिटोरियल और कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस के बारे में। ये केस जो है लेबर लॉ की एक डीप टेंशन को दिखाता है। क्या टेंशन दिखाता है? सबसे पहली वर्कर्स राइट बनाम एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, कि जो वर्कर के राइट हैं और जो जॉब है उसके क्रिएशन में एक द्वंद्व को दिखाता है। अत्यधिक प्रोटेक्शन कभी भी जॉब्स खत्म कर सकती है, ये पॉइंट भी हाईलाइट कर रहा है। और दूसरा, कलेक्टिव बार्गेनिंग बनाम इंडिविजुअल एम्पावरमेंट। कोर्ट ने जोर किया कि स्किल, अवेयरनेस, मोबिलिटी या फिर ब्लाइंड कलेक्टिविज्म पर नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 23 और 21 भी एब्सोल्यूट नहीं है, इन्हें हमें बैलेंस करना पड़ेगा। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ हमें सोशल रियलिटीज को साथ में लेके चलना पड़ेगा। अगर मैं एडिटोरियल तौर पर बात करूं तो ये जजमेंट ये संकेत देता है कि यूनियन सेंट्रिक लेबर पॉलिसी से दूरी और इंडिविजुअल डिग्निटी प्लस इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म की ओर झुकाव का ये संकेत, ये फैसला देता है। ये वेलफेयर को रिजेक्ट नहीं कर रहा है, ये जुडिशियल ओवर रीच को रिजेक्ट कर रहा है, कि मतलब न्यायपालिका अपनी सीमाएं नहीं लांघ सकती। यहां पर न्यायपालिका ने जुडिशियल रेस्ट्रेंट भी दिखाया है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि आप अगर न्यू लेबर कोड्स के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा कोर्स जारी है। वीकेंड क्लासेस होती हैं आपको लाइव और रिकॉर्डेड सब सेशंस मिलते हैं बाइलिंगुअल मॉडल में हमारी ऐप के थ्रू, दून लॉ मेंटर ऐप के थ्रू हमारे कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। वीकेंड क्लासेस है, सैटरडे को रात को 8 बजे से 10 बजे तक क्लासेस होती हैं और आपको सारे रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर्स भी रहते हैं, सारे नोट्स भी मिलते हैं। बहुत सारे एचआर प्रोफेशनल, लेबर ऑफिसर्स, लॉ स्टूडेंट, लॉयर्स ने कोर्स ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। अगर आप न्यू लेबर कोड के बारे में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, प्रोविजन दर प्रोविजन, बेराक के माध्यम से समझना चाहते हैं तो फटाफट से इस कोर्स को ज्वाइन करिएगा। आपको हमारी ऐप का लिंक, इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और पिंड कमेंट में भी मिल जाएगा। अभी 26 जनवरी का ऑफ चल रहा है, सेल चल रहा है, तो डिस्काउंटेड प्राइस है, कोर्स का प्राइस भी इंक्रीज होने वाला है, तो फटाफट से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। डेमो क्लास देखना है तो आप देख सकते हैं, वहीं के वहीं आपको ऐप में डेमो क्लास भी मिल जाएगा। पहले डेमो क्लास देखिए, फिर उसके बाद डिसाइड करिए कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं। पहला लेक्चर एब्सोल्युटली फ्री है, ठीक है? इज इट क्लियर? चलिए, तो अब हम अपने कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो ये जो फैसला है ये क्या दिखाता है, क्या समझाता है? केस का नाम मैं आपको फिर से दोहरा दे रहा हूं कि पेन थोजी लालारगल संगम बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ट्रेड यूनियन ने इंडस्ट्रियल डिक्लाइन में बड़ी भूमिका निभाई है। दूसरी बात, वेलफेयर रिफॉर्म्स जो हैं वो ग्राउंड रियलिटी से कटे हो तो नुकसानदेह हो सकते हैं। और तीसरा, कोर्ट गवर्नमेंट को लॉ बनाने का आदेश नहीं दे सकती। और चौथा, असली एक्सप्लॉयटेशन अक्सर इंटरमीडियरी एजेंसीज करती हैं। और पांचवा, लेबर प्रोटेक्शन को बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए, एब्सोल्यूटिस्ट अप्रोच नहीं चाहिए। ये जजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है लेबर लॉ पर्सपेक्टिव से, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक पॉलिसी से और जॉब पॉलिसी से। ये याद दिलाता है कि अच्छे इरादे अगर रियलिज्म से कटे हों तो सिस्टेमिक हार्म पैदा हो सकता है। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है ये पूरा होता है। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की क्लियर, अनबायस्ड और डीप एक्सप्लेनेशन तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सभी के साथ साझा करिए। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, क्या भारत में ट्रेड यूनियन को रिफॉर्म करना चाहिए या उन्हें और मजबूत हमें करना चाहिए? मिलता हूं मैं आपसे अगले बड़े सुप्रीम कोर्ट फैसले के साथ। जय हिंद।